फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बिहार एग्जाम स्पेशल में। तो आज के इस वीडियो में हम बिहार दरोगा एडिटोरिया वॉल्यूम 2 का जो प्रैक्टिस सेट आया हुआ है, इसमें 15 को मॉडल सेट देखने को मिलता है हमको। इसमें से हम आज इसका सेट नंबर 2 प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो इससे पहले हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करा चुके हैं। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख लीजिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले आप जितने भी लोग चैनल पर नए आए हुए हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही वीडियो आप सभी को मिल सके सबसे पहले। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक कारक हैं कौन कौन। आपको बताना है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक कारक कौन कौन होते हैं। तो देखिए एक नंबर में बोल रहा है केवल उत्पादक, बी नंबर ऑप्शन में बोल रहा है केवल उपभोक्ता, सी नंबर ऑप्शन में बोल रहा है केवल अपघटनकर्ता और डी नंबर में बोल रहा है उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें एक पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक कारक जो होते हैं अपघटक भी होते हैं, उत्पादक भी होते हैं और उपभोक्ता भी होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि कांडला निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है। आपको इसमें से बताना है कि कांडला किसके लिए प्रसिद्ध है। जलपोत भंजन उद्योग के लिए, कि हीरा काटने और पॉलिश करने के लिए, कि निर्यात प्रसंस्करण के लिए, कि कृषि उपज मंडी समिति के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये कांडला जो है, ये कांडला एक प्रकार का बंदरगाह है जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। यहाँ से जो है निर्यात किया जाता है, हमारे भारत जो देश है यहाँ से सामानों को निर्यात किया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि अफ्रीका के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है। मतलब कहाँ पर, किस देश में अवस्थित है। माउंट किलिमंजारो जो है अफ्रीका का सर्वोच्च चोटी है, ये किस देश में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। माउंट किलिमंजारो जो है तंजानिया में स्थित है। ठीक है, माउंट किलिमंजारो जो अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर है, ये तंजानिया देश में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर खनिज की पहचान करें। निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर आपको खनिज की पहचान करके बताना है कि कौन खनिज है। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है एक नंबर में कि भारत में इसके लगभग 95% भंडार उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और गोवा में पाए जाते हैं। ठीक है, 2 नंबर स्टेटमेंट बोल रहा है कि प्रमुख खदानें नोवामुंडी, बैलाडीला, कुद्रेमुख और बल्लारी जैसे क्षेत्रों में स्थित है। ठीक है, 3 नंबर कथन में कह रहा है कि खदानें भारत के पूर्वोत्तर पठारी क्षेत्रों में कोयला क्षेत्रों के निकट अवस्थित है। ठीक है, कोयला क्षेत्रों के निकट अवस्थित है। तो ये आपको बताना है कि कौन सा खनिज के बारे में ये सब स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो देखिए बैलाडीला जो है, नोवामुंडी है, कुद्रेमुख है, ये सब लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लौह अयस्क। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर दे रहा है कि ऑप्शन नंबर बी में लौह अयस्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लौह अयस्क, बी ऑप्शन नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि इनमें से कौन सी नदियाँ का जोड़ा गंगा से उत्तर से आकर मिलने वाली नदियों का जोड़ा है। इसमें आपको बताना है कमला फाल्गु दिया है, कोसी बूढ़ी गंडक सोन, की बागमती कर्मनासा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4-5 का बी, यानी कि कोसी और बूढ़ी गंडक। जो कि कोसी और बूढ़ी गंडक है जो उत्तर दिशा से आकर, गंगा नदी में उत्तर दिशा से आकर मिलने वाली नदियां हैं कोसी और बूढ़ी गंडक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि मौसम और उसकी बनावट में परिवर्तन, इसका कारण क्या है। मौसम एवं उसकी बनावट में परिवर्तन इस कारण से, मतलब किस कारण से होता है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पृथ्वी के अक्ष का इसके कक्ष के समतल की ओर झुका होने के कारण, जो पृथ्वी 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई होती है, इसी के कारण जो है मौसम और उसकी बनावट में परिवर्तन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई के अनुसार आरोही क्रम में बताना है, यानी कि आपको बढ़ते क्रम में बताना है इसके पड़ोसी देशों के अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई के अनुसार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे ज़्यादा नेपाल सीमा साझा करता है, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद चीन, नेपाल के बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद चीन, चीन के बाद बांग्लादेश साझा करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेपाल जो है, नेपाल करता है 1751 किलोमीटर और पाकिस्तान करता है 3323 किलोमीटर और चीन करता है 3488 किलोमीटर और बांग्लादेश करता है 4096 किलोमीटर, जिसमें सबसे ज़्यादा भारत से पड़ोसी देशों में सीमा साझा करने वाला देश है बांग्लादेश, 4096.7 किलोमीटर से सीमा साझा करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नांगल परियोजना से जल प्राप्त करता है। कौन सा राज्य आपको बताना है, राज्य समूह कि भाखड़ा नांगल से जल आपको प्राप्त करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। भाखड़ा नांगल परियोजना से कौन कौन राज्य जल प्राप्त करता है। तो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान जो राज्य हैं, ये तीनों राज्य भाखड़ा नांगल परियोजना से जल की प्राप्ति करते हैं। और ये जो भाखड़ा नांगल परियोजना है वो सतलज नदी पर स्थित है।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि फिजी द्वीप समूह अवस्थित है किस महासागर में। फिजी द्वीप समूह जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में जो है फिजी द्वीप समूह स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि कोरोमंडल तट का विस्तार है कहाँ से कहाँ तक। कोरोमंडल तट का जो विस्तार है आपको बताना है कहाँ से कहाँ तक है। तो कोरोमंडल तट का विस्तार जो है कुमारी अंतरीप से कृष्णा नदी डेल्टा तक का क्षेत्र जो है उसको कोरोमंडल तट कहा जाता है। ये तमिलनाडु के क्षेत्र को कहा जाता है। ये कुमारी अंतरीप यानी कि कन्याकुमारी से कृष्णा नदी डेल्टा क्षेत्र तक का कोरोमंडल तट कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि किस नदी पर बना शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है। मतलब शिव समुद्रम जलप्रपात जो है किस नदी पर है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कावेरी। शिव समुद्रम जो जलप्रपात है कावेरी नदी पर स्थित है और शिव समुद्रम जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है, ठीक है। कर्नाटक राज्य में शिव समुद्रम है, कावेरी नदी पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। सूर्य सरोवर पक्षी विहार जो है कहाँ स्थित है। आपको बताना है कि सूर्य सरोवर जो पक्षी विहार है ये कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आगरा में जो है सूर्य सरोवर स्थित है। और एक और क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ से कि नल सरोवर पक्षी विहार कहाँ स्थित है। तो नल सरोवर पूछेगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बोलेंगे राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछता है कि नल सरोवर पक्षी विहार किस राज्य में है। तो नल सरोवर पक्षी विहार जो है आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। और सूर्य सरोवर जो पूछेगा सूर्य सरोवर, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आगरा में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। स्टैलेक्टाइट और स्टैलेमाइट निक्षेपण तक स्थलाकृतियाँ बनाई जाती हैं। मतलब ये बता ही रहे किसके द्वारा बनाई जाती हैं। स्टैलेक्टाइट और स्टेलेगेमाइट निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियाँ जो है किसके द्वारा बनाई जाती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूमिगत जल के द्वारा ये सब आकृतियाँ बनाई जाती हैं। ये सब जो आकृतियाँ बनाई जाती हैं स्टेलेक्टाइट और स्टेलेमेगाइट निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियाँ हैं, ये जो बनाई जाती हैं भूमिगत जल से बनाई जाती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर दीजिए। आपको मिलान करना है, ठीक है। चलिए मिलान कर लेते हैं हम लोग। कालाहांडी जो है किसके लिए प्रसिद्ध है। तो कालाहांडी जो है कालाहांडी बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। कालाहांडी बॉक्साइट के लिए। और जावर जो खान है जो कि राजस्थान में पाया जाता है। और जस्ता और सीसा के लिए प्रसिद्ध है जावर का खान। कोलार जो है, कोलार आप लोगों को पता है, कोलार गोल्डफील्ड कर्नाटक में है, सोना के लिए प्रसिद्ध है। और मोसाबानी जो है तांबा के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका मिलान करने पर आ रहा है हम लोग का 3 4 1 2 3 4 1 2 आ रहा है। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं कौन है, 3 4 1 2। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 4 1 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर क्या थी। भूमि राजस्व की दर क्या थी गुप्त काल में, आपको बताना है कि गुप्त काल में भूमि राजस्व की जो दर थी वो कितनी थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1/6 भाग थी। गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर थी 1/6 भाग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। दिल्ली सल्तनत में किस सुल्तान ने स्वयं को नायाब ए खुदाई कहा था। दिल्ली सल्तनत में को बताना है कि किस सुल्तान ने अपने आप को नायाब ए खुदाई कहा था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बलबन। बलबन ने अपने आप को नायाब ए खुदाई कहा था, नायाब ए खुदाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की थी। जो मीर कासिम बंगाल का शासक था वो अपनी राजधानी जो है मुर्शिदाबाद से कहाँ पर स्थानांतरित किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंगेर। मीर कासिम जो है अपनी राजधानी जो है मुर्शिदाबाद से मुंगेर में स्थानांतरित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बोले कि विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था। जो विजयनगर का राजा था कृष्णदेव राय जो था तुलु वंश का शासक था, ठीक है। और ये तुलु वंश का शासक कृष्णदेव राय जो था गोलकुंडा के युद्ध में किस शासक से युद्ध किया था, यही आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह गोलकुंडा का शासक था, इसी के साथ युद्ध किया था विजयनगर का राजा कृष्णदेव राय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं कि असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना है। मतलब कि असहयोग आंदोलन जो था इसमें से आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं दिया है। तो चलिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ऑप्शन, जालियांवाला बाग नरसंहार के कारण महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को स्थगित किया था। तो नहीं, इसका गलत आंसर हो जाएगा। जालियांवाला बाग के कारण नहीं बंद किया था, यहाँ पर चौरी चौरा कांड जो 1922 में हुआ था उसी के कारण यहाँ पर 1922 में असहयोग आंदोलन को स्थगित किया गया था। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और असहयोग आंदोलन की बात करें तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1920 में और 1922 में इसको समाप्त किया गया था। और बारदौली प्रस्ताव से गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस लेने की घोषणा कहा था। किस प्रस्ताव के, तो बारदौली प्रस्ताव में गांधी जी ने इसे वापस लेने का बात कहा था। और इस आंदोलन में मुस्लिम समुदाय के व्यापक स्तर पर भाग लिया था, ठीक है। असहयोग आंदोलन में मुस्लिम समुदाय ने व्यापक स्तर पर भाग लिया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि
जालियांवाला बाग नरसंहार के कारण महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को स्थगित नहीं किया था, बल्कि चौरी चौरा कांड के कारण किया था, इसलिए यह ऑप्शन गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। सही कथन बताना है। अशोक को पहला ऐसा शासक था जिसने अभिलेखों के द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की थी। तो ये बात सही है कि पहला ऐसा शासक था जिसने कि अभिलेख लिखवाया था और जनता तक अपने संदेश पहुंचाया था। यह कथन सही है, पहला सही है। दूसरा कह रहे कि अशोक के ज़्यादातर अभिलेख खरोष्ठी लिपि में नहीं, ये गलत है। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख जो है ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। 3 नंबर बोल रहा है कि अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है, तो हाँ किया है। 13वें शिलालेख जो है उसमें अशोक ने अपने कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन किया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3 सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, महात्मा गांधी के द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? आपको तीसरे सत्याग्रही बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये जो महात्मा गांधी 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किए थे, इसके तीसरे सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त। और पहले सत्याग्रही थे विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू, दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू और पहले थे विनोबा भावे और तीसरे थे ब्रह्मदत्त। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तीसरे, क्योंकि तीसरे पूछ रहे हैं यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, नवपाषाण काल के औजारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नवपाषाण काल के औजार के बारे में आपको विचार करना है और बताना है कि कौन सा कथन सही है। औजार पॉलिश किए होते थे, तो ये आपका सही है। औजार जो है यहाँ पर पॉलिश किए हुए होते थे और इस अवधि में ओखल और मूसल का उपयोग अनाज के पीसने के लिए किया जाता था, ये भी चाहिए। ओखल और मूसल का उपयोग जो है अनाज को पीसने के लिए किया जाता है, ये भी चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है 1919 में खिलाफत समिति का गठन कहाँ किया गया था? 1919 में जो खिलाफत कमेटी गठन किया था, ये कहाँ किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बम्बई में। खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था बम्बई में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है कि सूफी संतों और उनके विभिन्न सिलसिलों के संबंध में कौन सा कथन मतलब सही विकल्प चुनना है आपको। ठीक है, तो देखिए शेख निजामुद्दीन औलिया जो थे किस सिलसिले के थे? तो शेख निजामुद्दीन औलिया जो थे ये चिश्ती सिलसिले के थे। ठीक है, और बहाउद्दीन जकारिया जो थे, बहाउद्दीन जकारिया वो सुहरावर्दी के थे। और मियाँ मीर जो थे, सी नंबर में दिया मियाँ मीर, ये कादरी सिलसिले के थे। मियाँ मीर कादरी सिलसिले के थे और अहमद शरीदी नक्शबंदी सिलसिले के थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पर 3, 2, 1, 4। अब देख लीजिए ऑप्शन में कौन में 3, 2, 1, 4, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3, 2, 1, 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य, यानी कि आपको गलत कथन बताना है। गलत कथन की पहचान करना है आपको कि कौन सा कथन गलत है। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे? नहीं, यही कथन गलती है। यहाँ पर गवर्नर जनरल नहीं होगा, यहाँ पर गवर्नर होगा। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर थे और अगर बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछेगा तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। उसके बाद बाकी सभी सही है कि विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर थे, सही है। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे, ये भी सही है। और सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे, ये भी कथन सही है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल नहीं थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में बोल रहा है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। मिलान करने के लिए बोल रहा है आपको, तो देखिए यहाँ पर मिलान कर लीजिए। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो सीमांत गांधी कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। यहाँ पर 1 का 4 हो जाएगा। द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। और महामाना के नाम से जाना जाता है मदन मोहन मालवीय को। और भारत का लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो अब देख लीजिए 4, 3, 1, 2, 4, 3 किस 4, 3, 2, 4, 3, 1, 2 किस ऑप्शन में है? तो 4, 3, 1, 2 ऑप्शन नंबर बी में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है कि निम्नलिखित संधियों का कालानुक्रम में सजाइए। संधि को कालानुक्रम में सजाना है कि कब कब संधि हुई थी। तो देखिए पहले देख लेते हैं अलीनगर की जो संधि हुई थी। अलीनगर की संधि हुई थी 1809 में। ठीक है, 1809 में हुई थी अलीनगर संधि। बसीन की संधि हुई थी 1802 ईस्वी में। ठीक है, और श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी 1792 ईस्वी में। और जो ये सालाबाई की संधि हुई थी 1782 ईस्वी में हुई थी। तो देख लीजिए अब कालानुक्रम में सजा दीजिए कि यहाँ पर 4, 3, 2, 1 नीचे से बढ़ देना है 4, 3, 2, 1। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4, 3 2, 1 ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, 4, 3, 2, 1 ऑप्शन नंबर सी में होगा।
ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में बोल रहा है कि इजराइल और उसके अरब पड़ोसियों के बीच योम किप्पुर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। इजराइल और उसके अरब पड़ोसियों के बीच योम किप्पुर का युद्ध जो है किस वर्ष लड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अक्टूबर 1973 ईस्वी में आपको लड़ा गया था। इजराइल और उसके अरब पड़ोसियों के बीच योम किप्पुर का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, अक्टूबर 1973 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, केंद्रीय बजट 2025-26 में प्रभावी राजस्व घाटा कितना रहने का अनुमान है। केंद्रीय बजट जो 2025-26 में प्रकाशित हुआ है, तो इसमें बताना है कि आपको प्रभावी राजस्व घाटा कितना रहने का अनुमान है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 0.3% प्रभावी राजस्व घाटा रहने का अनुमान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 बोला है कि यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। इस हमले में यूक्रेन ने क्या नाम दिया। इस हमले को यूक्रेन ने क्या नाम दिया। यूक्रेन ने जो रूस पर हमला किया है, तो यूक्रेन ने किस नाम से हमला किया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्पाइडर वेब के नाम से किया है। स्पाइडर वेब के नाम से किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में बोल रहे हैं कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपना पहला खिताब किस टीम को हराकर अपने नाम किया है। तो जो 18वां संस्करण आईपीएल का हुआ है 2025 में, इसमें बताना है कि आरसीबी ने अपना जो खिताब जीता है वो किस टीम को हराकर फाइनल में जीता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किंग्स 11 पंजाब। किंग्स 11 पंजाब के टीम को हराकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जीता है। और जो किंग्स 11 पंजाब के कप्तान थे वो थे श्रेयस अय्यर, और आरसीबी के कप्तान जो थे रजत पाटीदार थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, राफेल लड़ाकू विमानों के उत्पादन के लिए फ्रांस के दसॉल्ट एविएशन ने टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड के साथ मिलकर भारत ने कहां पर उत्पादन इकाई लगाने की घोषणा की है। जो राफेल लड़ाकू विमान के उत्पादन करने के लिए फ्रांस के दसॉल्ट एविएशन ने टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ मिलकर भारत में कहां पर आपको बताने की उत्पादन इकाई घोषणा किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद में। हैदराबाद में आपको यहां पर उत्पादन किया जाएगा लड़ाकू विमान का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाह परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एस नरेंद्र देव। एस नरेंद्र देव को प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, शेर ए कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने पशु जैव प्रौद्योगिकी के प्रोफेसर डॉक्टर रियाज अहमद शाह के नेतृत्व में विशेषज्ञों की एक टीम ने भारत की पहली जीन संपादित बनाकर एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। तो किस जानवर की मतलब कि ये बताई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भेड़ की बनाई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है कि यूनाइटेड किंगडम ने चागोस द्वीप जो है चागोस द्वीप मॉरिशस को सौंपने के लिए समझौता किया है। चागोस द्वीप किस महासागर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चागोस द्वीप जो है हिंद महासागर में स्थित है, और इसको यूके जो है मॉरिशस को सौंपने के लिए समझौता किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार को किस संवैधानिक निकाय पर नया अध्यक्ष बना है। डॉक्टर अजय कुमार कौन से संवैधानिक निकाय पर अध्यक्ष बने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी के अध्यक्ष बनाया गया है अजय कुमार को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, पाकिस्तान ने भारत पर कई ड्रोन और मिसाइल दागी है। पाकिस्तान की यह कार्रवाई कथित तौर पर भारत के खिलाफ अभियान किसके तहत मतलब किस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस। जो पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया है ड्रोन से, तो उसका नाम दिया है पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियान अल मरसूर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि कर्नल सोफिया कुरैशी को और किसने संयुक्त रूप से भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर मीडिया ब्रीफिंग के नेतृत्व किया है। मतलब कि कर्नल सोफिया कुरैशी और किसने ऑपरेशन सिंदूर पर मीडिया ब्रीफिंग का नेतृत्व किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह जो है ऑपरेशन सिंदूर पर मीडिया ब्रीफिंग का नेतृत्व किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहे हैं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 151 स्थान है। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 151% है। यहाँ पर देखिए आपको सूचकांक से एक क्वेश्चन आपके दरोगा में पीटी में फिक्स रहता है। तो आप लोग ये सभी करंट का जो मेन टॉपिक है हम आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे। तो टेलीग्राम आप लोग चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप लोग जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। और वहाँ पर जो करंट अफेयर्स का मेन टॉपिक है उस पर हम आपको पीडीएफ के तौर पे दिवा देंगे, पीडीएफ के तौर पर आपको दिला देंगे। तो आप लोग वहीं से पढ़ लीजिएगा और उससे बाहर नहीं आएगा आप लोग का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने
किस ट्रेन में, सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र, किस ट्रेन में देश का पहला एटीएम शुरू किया है? देश का पहला एटीएम जो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने किस एक्सप्रेस में शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंचवटी एक्सप्रेस में शुरू किया है। ठीक है, पंचवटी एक्सप्रेस में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने देश का पहला एटीएम लगाया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बना है कौन? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बना है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मॉरिशस जो है पहला अफ्रीकी देश बना है। ISA यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किया है मॉरिशस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 बोल रहा है कि भारतीय हवाई अड्डों और बंदरगाहों का उपयोग करके तीसरे देशों को निर्यात करने के लिए किस देश को दी जाने वाली ट्रांसशिपमेंट सुविधा को भारत ने वापस ले लिया है? ये बोल रहा है कि भारतीय हवाई अड्डों और बंदरगाहों का उपयोग करके तीसरे देशों को निर्यात करने के लिए किस देश को दी जाने वाली ट्रांसशिपमेंट सुविधा को भारत ने वापस लिया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश को जो है भारत ने सुविधा जो है ट्रांसशिपमेंट सुविधा वापस ले लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 बोल रहा है कि भारत और किस हस्ती को लिस्बन के शहर, भारत की किस हस्ती को लिस्बन शहर के सिटी की ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द्रौपदी मुर्मू को जो है लिस्बन शहर के सिटी की ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। लिस्बन जो है पुर्तगाल देश की राजधानी है लिस्बन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 बोल रहा है कि चौथा भारत अमेरिका त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 2025, टाइगर जो ट्रायम्फ 2025 अभ्यास हुआ है ये किन जो भारत और अमेरिका के बीच हुआ है? ठीक है, और ये कहाँ पर हुआ आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विशाखापट्टनम में टाइगर ट्रायम्फ 2025 जो है इसका आयोजन किया गया है भारत और अमेरिका के बीच। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 बोले कि प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2025 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी? आपको बताना है कि वर्ष 2025 में योग दिवस की थीम क्या थी। तो थीम इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। इसका राइट आंसर होगा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कि योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। ठीक है, 2025 का ये योग दिवस जो कि 21 जून को मनाया था उसका थीम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 बोल रहा है कि सरस्वती सम्मान 2024 किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो सरस्वती सम्मान जो 2024 है ये किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, साधु भद्रेश दास। जो सरस्वती सम्मान 2024 प्रदान किया घोषणा किया गया है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, साधु भद्रेश दास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव के दुर्व्यवहार और बंधुआ मजदूरी पर रोक से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद मानव के दुर्व्यवहार और बंधुआ मजदूरी पर रोक से संबंधित है? बंधुआ मजदूरी बताना है, इस पर रोक लगाता है कौन सा अनुच्छेद? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 23 का 1 जो है इस पर मानव दुर्व्यवहार और बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 बोल रहा है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो जाता है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है तो ऐसी स्थिति में न्यायालय कौन सा रिट जारी करती है? मतलब आपको बताना है कि अगर कोई व्यक्ति है वो ऐसे पद पर नियुक्त हो जाता है जिस पर कि उसका कोई कानूनी हक नहीं है तो इस ऐसी स्थिति में जो है न्यायालय जो है कौन सा रिट जारी करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा जारी करके रिट और उस व्यक्ति से पूछती है न्यायालय कि आप किस अधिकार से इस पद पर नियुक्ति हुए हैं, तो उनको उचित जवाब देना पड़ता है तभी न्यायालय उनको छोड़ती है, नहीं तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कथन 1 और 2 दिया, इसमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो कानून बनाना केवल विधायी प्रक्रिया ही नहीं बल्कि राजनीतिक प्रक्रिया भी है। ठीक है, ये कथन सही है, कानून बनाना केवल विधायी प्रक्रिया ही नहीं बल्कि राजनीतिक प्रक्रिया भी है, सही है। 2 नंबर स्टेटमेंट बोल रहा है कि मंत्री के अतिरिक्त कोई और सदस्य विधेयक पेश करे तो ऐसे विधेयक को निजी विधेयक कहा जाता है, ये भी सही है। मंत्री के अतिरिक्त अगर कोई सदस्य विधेयक पेश करेगा तो उसे निजी विधेयक, और मंत्री पेश करेंगे तो उसे सरकारी विधेयक कहा जाता है। तो इसमें दोनों सही है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है इसका। ठीक है, 1 और 2 दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 बोल रहे हैं कि भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से कब लागू किया गया था? भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से कब लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950 को संविधान को औपचारिक रूप से लागू किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपको गलत कथन की पहचान करना है, तो गलत कथन की पहचान करते हैं। चलिए, 1960 में बम्बई से अलग करके महाराष्ट्र और गुजरात बनाए गए थे, ये सही है। 1960 ईस्वी में बम्बई से अलग करके महाराष्ट्र और गुजरात बनाया गया था, ये कथन सही है। और नेक्स्ट
कह रहा है कि मणिपुर से अलग करके 1972 में मेघालय बना था। 1972 में मेघालय तो बना था, लेकिन मणिपुर से अलग नहीं होकर बना था, असम से अलग होकर बना था। तो ये कथन गलत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और नागालैंड 1963 में गठन तो सही है। और मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1987 में अस्तित्व में आया था, ये भी कथन सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कि मणिपुर से अलग करके नहीं, असम से अलग करके मेघालय को बनाया गया था 1972 ईस्वी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 बोले कि इंदिरा गांधी से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। गलत की पहचान करना है इंदिरा गांधी से, ठीक है। इंदिरा गांधी से गलत कथन की पहचान करना है, इसमें बताना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा है कि ये 1966 से 77 तक और फिर 1980-84 तक भारत के प्रधानमंत्री रही थी, यह कथन सही है। इंदिरा गांधी की सरकार शुरुआती समय में रुपए का अवमूल्यन हुआ था, ठीक है, यह भी कथन सही है। रुपए का अवमूल्यन 3 बार हुआ है, 1949 में, 1966 में, 1991 ईस्वी में। तो 1966 में जब पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी इंदिरा गांधी, तो उन्हीं के समय शुरुआती समय में रुपए का पहली बार अवमूल्यन किया गया था, ठीक है। और इन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, ये भी कथन सही है। 5वीं पंचवर्षीय योजना जो हुई थी हमारी 1974 से 78 के बीच, उसी में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। और नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री मंत्रिमंडल में उन्होंने विदेश मंत्री पद संभाला था, ये कथन गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हमें गलत ही चुनना था, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति जो है, इसके सदस्य कौन नहीं थे आपको बताना है। तो भीमराव अम्बेडकर इसके सदस्य थे, सही है। एन गोपालास्वामी अयंगर भी इसके सदस्य थे, सही है। HP मोदी इसके सदस्य नहीं थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और अलादी कृष्ण स्वामी इसके सर अय्यर जो है इसके सदस्य थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी डी, डॉक्टर HP मोदी इसके सदस्य नहीं थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें, यह उपबंध जो है किससे संबंधित है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें, ये जो उपबंध है आपका संबंधित है मूल कर्तव्य से, ठीक है। मूल कर्तव्य में दिया हुआ है, मूल कर्तव्य में ये आपका दिया हुआ है। और ये जो आपका मूल कर्तव्य है, ये मूल संविधान में नहीं था, इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान के भाग 4 के ए के 51 के ए में जोड़ा गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 बोल रहे कि 1976 में 40वां संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर लागू किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1976 में जो 40वां संशोधन अधिनियम हुआ था, यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 297 पर लागू किया गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 297, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानून द्वारा संभव नहीं है। अनुच्छेद 3 के तहत संसद के द्वारा कानून द्वारा संभव नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नए राज्यों के लिए राज्यसभा सीटों को पारित करना, ठीक है। ये संसद के द्वारा कानून द्वारा संभव नहीं है अनुच्छेद 3 के तहत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। दूसरी पंचवर्षीय योजना के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दूसरी पंचवर्षीय योजना के संबंध में बताना है कि कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों पर विकास पर बल दिया गया था, यह सही है। और भारी उद्योग पर बल दिया गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना, जो कि 1956 से लेकर 1961 तक चली थी। और दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि सरकार ने देसी उद्योगों को संरक्षण देने के लिए आयात पर भारी शुल्क लगाया था, ये भी कथन सही है। देसी उद्योग को संरक्षण देने के लिए आयात पर जो है भारी शुल्क लगाया गया था। और तीसरा कथन कह रहा है कि PC महालनोबिस के नेतृत्व में अर्थशास्त्रियों और योजनाओं की एक टोली ने यह योजना तैयार की थी, तो यह भी कथन सही है कि दूसरी पंचवर्षीय में जो है PC महालनोबिस के मॉडल पर आधारित है। तो 1, 2, 3 तीनों इसमें कथन सही है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3 तीनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। भारत में समावेशी विकास की अवधारणा किस पंचवर्षीय योजना की मुखर हुई है, ठीक है। तो समावेशी विकास बताना है कि किस पंचवर्षीय योजना में इसे अपनाया गया था। तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना में आपको समावेशी विकास की अवधारणा अपनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। नरेगा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नरेगा के संबंध में बताना है कि कौन कौन सा कथन इसमें सही है। तो कथन नंबर ए में बोल रहा है कि इसे 2005 में अपनाया गया था, तो यह कथन सही है। इसका उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना था, यह भी कथन सही है। 2 अक्टूबर 2009 को इसे मनरेगा नाम दिया गया था, यह भी कथन सही है कि 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया था। इसमें ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायत मुख्य भूमिका निभाती है, यह भी कथन सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, 4 इसका आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 चारों सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। बेरोजगारी के
बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जारी करती है? बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े कौन सी संस्था जारी करती है? तो देखिए, श्रम और रोजगार मंत्रालय नहीं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय इसका जो है बेरोजगारी संबंधित आंकड़े जारी करती है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, NSO इसका शॉर्ट फॉर्म में हो जाएगा NSO। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि होती है, भारत में को बताना है कि वित्तीय वर्ष की अवधि कब से कब तक होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति के 3 मूल उद्देश्यों में शामिल है? राजकोषीय नीति के 3 जो मूल उद्देश्य होते हैं इसमें कौन शामिल है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, समृद्धि जो है राजकोषीय नीति के मूल उद्देश्यों में शामिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 बोल रहा है कि विरामावस्था से चलकर एक ट्रेन 2 मीटर पर सेकंड के समान चाल से त्वरण से 1 मिनट तक चलती है तो इतने समय में ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी निकालें। तो ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, आप लोग इस पर सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पर S बराबर UT प्लस हाफ AT² का फॉर्मूला लगेगा और इसका सॉल्व करेंगे तो आप लोग का आएगा 36 मीटर पर सेकंड, 3600 मीटर आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में आंसर है 3600 मीटर, इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली इनसेट के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है कथन कौन सा बताना है, यानी कि गलत कथन आपको चुनना है। देखिए, वे मौसम पूर्वानुमान के प्रयोजनार्थ डिजाइन किए गए थे, तो यह कथन सही है। मौसम के पूर्वानुमान के लिए इनसेट को डिजाइन किया गया था, सही है। इनसेट श्रृंखला के यूरोपीय प्रक्षेपण यानों का उपयोग किया गया है, ठीक है, ये भी सही है कि इनसेट श्रृंखला के लिए यूरोपीय प्रक्षेपण यानों का किया गया है, तो यह भी कथन सही है। सी नंबर बोल रहा है कि वे संचार उद्योगों के लिए डिजाइन किए गए थे, यह भी कथन सही है कि संचार उद्योग के लिए डिजाइन किए गए थे। और डी नंबर में बोल रहा है कि ये इनकी शुरुआत 1979 में हुई थी, तो ये कथन गलती है, इनकी शुरुआत जो है 1979 में नहीं हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 बोले कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा? तो दाब बढ़ाने पर जो है बर्फ का गलनांक घट जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष के संबंध में क्या सही है? सही है बताना आपको कि मायोपिया के संबंध में कौन सा कथन सही है? रेटिना के सम्मुख प्रकाश किरणें केंद्रित होती है, यही आपका सही है कि रेटिना के सम्मुख यानी कि रेटिना के सामने बनती है, आगे बनती है प्रकाश की किरणें, रेटिना के पीछे बनती है नहीं, यह जो है दूरदृष्टि दोष में बनती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। एक अवतल दर्पण की अभिसारिता घटाई जा सकती है इसे निम्न में डुबाकर। ये जो अवतल दर्पण की अभिसारिता है इसको किस में डुबाकर जो है घटाई जा सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एल्कोहल में अगर हम अवतल दर्पण को डुबाएंगे तो इसकी अभिसारिता जो है वो घट जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। इलेक्ट्रिक उपकरण जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर आदि के हीटिंग एलिमेंट को बनाने के लिए नाइक्रोम मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है, तो क्यों किया जाता है आपको बताना है कि नाइक्रोम मिश्र धातु का उपयोग क्यों किया जाता है? तो देखिए, नाइक्रोम का गलनांक अधिक होता है, ये सही है। नाइक्रोम का उच्च प्रतिरोध होता है, ये भी सही है। गलनांक भी उच्च होता है और प्रतिरोध भी उच्च होता है नाइक्रोम का। नाइक्रोम आसानी से ऑक्सीकरण से नहीं गुजरता है, ये भी सही है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी जो है नाइक्रोम के बारे में सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 बोल रहा है कि रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं, रासायनिक परिवर्तन के साथ क्या होता है आपको बताना है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त तो सभी होता है, यानी कि नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण होता है, ये कथन सही है। निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन होता है, ये भी सही है। पदार्थ के रासायनिक गुण में परिवर्तन होता है, ये भी सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 बोल रहा है कि विद्युत ऋणात्मकता किसी परमाणु के किसकी क्षमता की माप होती है? जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो किसकी क्षमता की माप होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन की आकर्षित करने की माप होती है। विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की माप होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 क्वेश्चन नंबर में आपको बताना है कि धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम चुनना है। धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम चुनना है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, Hg, निकेल, टंगस्टन, चांदी, यह जो है क्रम में है, प्रतिरोधकता क्रम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 में बोल रहा है फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है? आपको बताना है कि फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उसका प्रज्वलन ताप जो होता है बहुत कम होता है, इसलिए इसको पानी में रखा जाता है, क्योंकि प्रज्वलन ताप कम होने के कारण ये बहुत जल्दी इसमें आग पकड़ लेता है, इसलिए इसको पानी में रखा जाता है कि आग न पकड़ सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। बहुप्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतलें किसकी बनी होती है?
जो पानी की बोतल को उपयोग किया जाता है वो किसका बना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पानी की बोतलें जो है पॉलीथीन की बनी होती हैं। पानी की बोतलें जो है पॉलीथीन की बनी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? कोशिका में पाचन थैली किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लाइसोसोम को पाचन की थैली कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। क्लोरेनकाइमा बने होते हैं किसके द्वारा बने होते हैं? तंतुओं के द्वारा, दृढ़ ऊतकों के द्वारा, कि स्थूल कोण ऊतकों के द्वारा, कि मृदु ऊतक के द्वारा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मृदु ऊतक के द्वारा बने होते हैं। कोलेनकाइमा जो होते हैं मृदु ऊतक के द्वारा बने होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित में से किसे हार्मोन माना गया है? किस विटामिन को हार्मोन माना गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी को जो है हार्मोन माना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 बोल रहा है कि मध्य कान में मौजूद 3 हड्डियों के नाम क्या क्या हैं? जो मध्य कान में हड्डी पाई जाती हैं वो 3 हड्डियों के नाम बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हैमर, एनविल और स्टीरशिप। इसका राइट आंसर होगा हैमर, एनविल और स्टीरशिप जो है मध्य कर्ण में 3 हड्डियां पाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। शरीर में पेट की उपकला कोशिकाओं के द्वारा क्या स्रावित होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है HCl शरीर के पेट की उपकला कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है, यानी कि वायरल डिजीज नहीं है, आपको बताना है। तो एड्स जो है वायरल है, डेंगू बुखार भी वायरल है, जुकाम भी वायरल है, और हैजा जो है ये वायरल डिजीज नहीं है, ये बैक्टीरियल डिजीज है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हैजा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 बोल रहा है कि एक परावर्तक पृष्ठ के अंदर की ओर वक्रित है, एक परावर्तक पृष्ठ है जो अंदर की ओर वक्रित है, तब निर्मित दर्पण कौन सा होगा? तो दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रित है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये दर्पण जो है अवतल दर्पण की तरह होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 बोल रहा है कि निम्नलिखित रोगों का उनके संबंधित विटामिन या खनिजों से मिलान करके बताना है आपको कौन सा कर्ण सही है। तो मिलान कर लेते हैं। चलिए, स्कर्वी जो है विटामिन सी हो जाएगा इसका, स्कर्वी का। घेघा जो हो जाएगा आयोडीन हो जाएगा, और रतौंधी जो हो जाएगा विटामिन ए हो जाएगा, और रिकेट्स जो होगा विटामिन डी होगा, और एनीमिया जो होगा आयरन होगा। तो इसका मिलान कर ले, 2 3 1 4 5, 2 3 1 4 5। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 3 1 4 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 बोल रहा है कि ए तत्व ए, बी और सी डोबेराइनर के त्रिक के रूप में है। यदि ए का परमाणु भार 40 है और सी का परमाणु भार 137 है तो बी का परमाणु भार कितना होगा? तो देखिए, डोबेराइनर जो त्रिक नियम दिया था उसमें 3 परमाणुओं का जोड़ा बताया था, और इसमें डोबेराइनर ने बताया था कि पहले तत्व का परमाणु द्रव्यमान तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान का दोनों का औसत जो होगा वो बीच वाले यानी कि दूसरे द्रव्य के परमाणु संख्या के बराबर होगा, परमाणु द्रव्यमान के बराबर होगा। तो देख लीजिए यहाँ पर औसत निकालेंगे तो 40 + 137 बाई में 2 निकालेंगे तो बी का परमाणु संख्या निकल जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका 88 आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 जो कि हिंदी दिया है कि वेदोक्त का संधि विच्छेद क्या होता है? तो वेदोक्त का संधि विच्छेद होता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वेद जोड़ उक्त जो होता है वेदोक्त का संधि विच्छेद होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। मृगनयनी में कौन सा समान है? मृगनयनी में जो बताना है आपको कि कौन सा समास है, तो मृगनयनी जो है मृग के समान नयन, ये विशेषता की बात कर रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्मधारय इसका राइट आंसर होगा। विशेषता की बात करेगा तो कर्मधारय होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 में इंग्लिश दिया है, चूज द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस, मतलब पैसिव में आपको चुनना है। ठीक है, तो चलिए सुनते हैं, वन शुड कीप वंस प्रोमिसेज, इसको आपको पैसिव में बदलना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रोमिसेस शुड बी कीप्ड। ठीक है, प्रोमिसेस शुड बी केप्ट इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। इसमें आपको विलोम शब्द बताना है कि एंडेवर का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बी, इनएक्टिविटी होगा। इंडेवर का विलोम शब्द होगा इनएक्टिविटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 कि भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह कौन बना है? तो भारत का 13वां जो प्रमुख बंदरगाह बना है, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी, बधावन बंदरगाह जो है ये महाराष्ट्र में बना है, भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह बना है। क्वेश्चन नंबर 88 देख लेते हैं, निम्न में से किन है आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है? आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है हेनरी डेरेजियो कहा जाता है। हेनरी विवियन डेरेजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। प्रथम गणतंत्र दिवस परेड निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? प्रथम जो गणतंत्र दिवस परेड हुआ था 1950 में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1950 में हुआ था। और इसी परेड पर इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं सुकर्णो जो हैं यहाँ पर भारत आए हुए थे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है ये किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 23 अगस्त को मनाया जाता है। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। भारतीय वायुसेना को कितने कमांडो बांटा गया? भारतीय वायुसेना को बांटा गया 7 कमांडो बांटा गया, ठीक है। और भारतीय नौसेना को बांटा गया 3 कमांडो में, और भारतीय वायुसेना का 7, और भारतीय थल सेना को भी 7 कमांडो बांटा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2021 में जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया था। और मेजर जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है इसकी शुरुआत हुई थी 1991-92 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 में बोल रहा है कि अहपन लोक कला का संबंध किस राज्य से है? अहपन लोक कला का संबंध जो है बिहार राज्य से है। अहपन लोक कला का संबंध बिहार राज्य से है। बिहार से जो है आपके दरोगा प्रीलिम्स में 3 से 4 क्वेश्चन फिक्स रहता है, तो आप लोग बिहार का जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, ये जो कला है, ये सब आपको देख कर जाना होगा, नहीं तो आपका नंबर कम आ सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 में बोल रहा है आपको मिलान करना है पीढ़ी और वर्ष अंतराल में। तो देखिए ऑपरेशन जनरेशन एक्स जो है ये 1965 से 1980 तक में जन्मे व्यक्तियों को जनरेशन एक्स कहा जाता है। और जनरेशन वाई जो है, जनरेशन वाई 1981 से 96 के बीच कहा जाता है। और जनरेशन जेड जो है 1997 से 2010 के बीच। और जनरेशन अल्फा जो है 2010 से 2024 के बीच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए 2 4 1 3। 2 4 1 3 किस में है? तो 2 4 1 3 है आपका ऑप्शन नंबर सी में। 2 4 1 3 आपका ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसका राइट आंसर होगा 2 4 1 3 ऑप्शन नंबर सी। ये 15 साल के अंतराल पे जो है जनरेशन चेंज होते रहता है। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे आपको मैथ है, तो मैथ में बना लीजिएगा। इसका राइट आंसर हम बता दे रहे हैं आपको कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 4995 इसका आंसर होगा। 96 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ पर आपको रीजनिंग दिया हुआ है, इसे बताने के प्रश्न चिन्ह के आंसर पर कौन सा अंक आएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 256 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार को 41% वोट प्राप्त किए और वो 5580 वोटों से हार गया, तो कुल वोटों की संख्या बताना है। तो ये आप लोग को सॉल्व करने पर आएगा 31,000 वोट जो है कुल वोटों की संख्या होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। एक महिला की ओर तस्वीर की ओर देखकर विनीत ने कहा, वह मेरे पिता के भाई के पिता की पत्नी है। जो तस्वीर में दिख रही महिला विनीत का किस प्रकार संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो वो महिला है वो विनीत के पिता की माता है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। इसमें बोल रहा है कि सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। ये जो है 6 मित्र हैं GHMJKL और एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। GL और H के बीच बैठा है। H जो है M के दाएं चौथा बैठा है और KH के ठीक दाएं बैठा है। तो L और M के बीच में आपको बताना है कौन बैठा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, J जो है L और M के बीच में बैठा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 लास्ट क्वेश्चन है। मिश्र धातु AB में तांबे और जस्ते का अनुपात क्रमशः 3:4 और 5:9 है। तो A और B को 2:3 के अनुपात में लेकर एक नई मिश्र धातु C बनाई जाती है। तो C में तांबे और जस्ते का अनुपात क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 27:43 होगा इसका आंसर। चलिए यहाँ पर आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 जो है समाप्त होता है। और ऐसे ही आप लोग को एक एक वीडियो जो है डेली प्रैक्टिस सेट का आती रहेगी, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो यहाँ पर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो होगा शेयर वीडियो कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेकर। चलिए धन्यवाद।